हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है रघुवंशी नीट यूजी कैप्सूल क्लासेस में। मैं यहाँ पे एक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, नाम बहुत छोटा है और इसका काम बहुत बड़ा है। ठीक है, नाम में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से सब लोग अवेयर होते हैं, आप भी होंगे, हम भी हैं, और मोस्ट ऑफ देम अवेयर विद द इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन इनके काम की बात करें तो ये एक्चुअली में फिजिकल के 2 से 3 चैप्टर के बारे में और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं या बेसिक थिंकिंग आपकी डेवलप करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट की अगर थोड़ा सा मैं बात करूं, यहां पे तो मैं ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स की आपसे बात करूंगा एप्लीकेशन की। ठीक है, हम कहां अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई करने से पहले हम जानेंगे ये भी कि इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली में क्या चीज होते हैं और उनका कैसे अप्लाई करते हैं। तो नाम में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अगर आप जान जाते हो तो इसका पहला एप्लीकेशन जो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा वो आयनिक इक्विलिब्रियम में मिलेगा। ठीक है, वहां पे आयंस और इक्विलिब्रियम होंगे, तो यहां पे भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स के गेम को देखते हैं। दूसरा जो चीज आपको चैप्टर मिलेगा वहां वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आयंस को अच्छे से जानने आने चाहिए, जो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। वहां पे भी हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके थोड़ा सा हम कुछ कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम डिफाइन करें तो नाम में ही लगता है कि क्या यहां पे इलेक्ट्रो मतलब आयन से हमारा बात होगा, और आयंस को अगर मैं डिफिनेशन यहां पे छोटा सा लिखा हूं, अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो द सब्सटेंस, वो ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस गिव्स फ्री आयंस। ठीक है, फ्री आयंस, फ्री आयंस हो सकता है वो कैटायन हो, ठीक है, और हो सकता है वो एनायन हो, और मोस्ट ऑफ केस में दोनों होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो आपको क्या करे, फ्री ऑफ आयंस दे, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन। बोलते हैं ना कि नमक को हमने वाटर में डाला तो जाके आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज का मतलब वो कैटायन में गया और एनायन में गया। बात समझ में आया? तो ऐसे सब्सटेंस जो फ्री ऑफ आयंस दे आफ्टर आयोनाइजेशन, या कह लो अपॉन हाइड्रोलिसिस, यानी कि डिसॉल्व इन वाटर। मोस्ट ऑफ द केस में हम वाटर में ही डिसॉल्व करके इनको डिफाइन करते हैं। तो वाटर में ऐसे सब्सटेंस जिनको डिसॉल्व करने के बाद आपको फ्री आयंस देते हो, कैटायन और एनायन देते हो, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही है, अच्छी बात है, आपको पता भी होगा, कोई बात नहीं। तो यह हमारा मुद्दा नहीं था बताने का, आप ये चीज जानते भी अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप जान जाओगे। ठीक है, अगर अब हम दूसरी बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इनके मेरे टाइप्स में ही हमारा राज छुपा होता है। राज की बात जो इनके टाइप्स में है, तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक टाइप्स होता है वाटर सॉल्युबल, एक को हम बोलते हैं ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और मेरा जो मुद्दा होगा वो केवल इन्हीं से रिलेटेड होगा। ठीक है, और वाटर इनसॉल्युबल का हमारा मुद्दा नहीं होगा, बट फिर भी हमने इनको इंक्लूड कर दिया है कि वाटर इनसॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है, तो वाटर अगर इनसॉल्युबल, जो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जिनको हम स्प्रैंगली सॉल्युबल नाम से भी जाना जाता है। स्प्रैंगली सॉल्युबल बोले तो आपका ऐसे सब्सटेंस जो, मान लिया अगर हमने ऐसे सब्सटेंस है जिसके 100 पार्टिकल्स है, उनको वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में डिसॉल्व होने पे मालूम के 1 से 2 पार्टिकल्स या 3 पार्टिकल्स ही डिसॉल्व हुए हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम स्प्रैंगली सॉल्युबल बोलेंगे, मतलब उतने पार्टिकल्स ही आयनाइज्ड हुए। ठीक है, और पूरे के पूरे आयोनाइजेशन नहीं हुआ, तो इनके लिए अगर हम टर्म यूज करें स्प्रैंगली सॉल्युबल तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम वाटर इनसॉल्युबल भी नहीं कह सकते, मतलब आयोनाइज नहीं कह सकते। ठीक है, 100% आयोनाइजेशन किसी का पॉसिबल नहीं है, और या कह ले कोई ऐसा भी नहीं कि जो कुछ वाटर में जाने के बाद आयोनाइज ना हो। ठीक है, तो खैर एक बहुत ही मिस्ट्री वाली बात होती है, बट यहां पे मेरा जो टॉपिक है वो केवल आपको वाटर सॉल्युबल से रिलेटेड है और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताना है। तो वाटर सॉल्युबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं उनको भी फर्दर हम डिवाइड करेंगे, एक को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक को बोलेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और जो हमारा काम है वो इन्हीं लोगों से काम है, और इन्हीं लोगों से हम आयनिक इक्विलिब्रियम और इन्हीं लोगों से हम कुछ भी इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट्स को देखते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और क्या होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मैं अगर एक बात में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर डिफाइन करूं
तो जो आप एक बात की बात याद रखोगे, मतलब 100 बात की एक बात याद रखोगे कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीट, क्या चीज, कंप्लीट, जिनका डिसोसिएशन होता हो, मतलब वो वाटर में जाने के बाद कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हो आयंस में, या कह लो कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाते हैं कैटायन और एनायन में, कंप्लीट कैटायन और एनायन में डिसॉल्व हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटेगरी में रखते हैं। सेकेंड थिंग्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में इनकम्प्लीट, क्या कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता हो, मतलब वो पूरा का पूरा नहीं टूटते हो, वो इनकम्प्लीट कुछ, और इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी और यूज कर सकते हो, पार्शियल डिसोसिएशन। ठीक है, क्या कह सकते हो, पार्शियल आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, पार्शियल आयनाइजेशन या डिसोसिएशन। तो ऐसे सब्सटेंस जो पूरा पूरा टूटे वो स्ट्रॉन्ग, ऐसे सब्सटेंस जो पार्शियली ब्रेक डाउन हुए, पूरे के पूरे नहीं टूटे, उनको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कहोगे सर ये भी थोड़ा बहुत जाना सुना लग रहा है, स्ट्रॉन्ग का मतलब जो कंप्लीट टूट जाएगा, वीक का मतलब आपका जो कम पार्शियल टूटेगा। इसको अप्लाई कैसे करें, तो आइए मैं इसका एप्लीकेशन आपको थोड़ा समझाता हूं कि क्यों हमें जानने की जरूरत है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है और वीक को हम जानते तो हैं, सुने भी नाम है, पर इसको अप्लाई कैसे करेंगे और क्या इसका रोल है, तो थोड़ा समझते हैं। इसका मैं उठाता हूं मुद्दा आपसे, पीएच से उठाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि आपको 1 मोलर H+ कंसंट्रेशन दे दिया मैंने, किसी सॉल्यूशन में 1 मोलर H+ कंसंट्रेशन है, तो आप क्या करोगे, आपको पीएच चाहिए, क्या चाहिए आपको, पीएच निकालना है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जानते हैं सर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+C क्या कहलाता है, पीएच। तो हम क्या करेंगे सर, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन, आपको 1 मोलर 1 रख लेंगे, तो यहां से हमारा कुछ भी डाटा आ जाएगा, एनीथिंग डाटा, कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, मान लो इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए 0.1 रख लेते हैं, तो 10⁻⁻1, तो यहाँ पे हमारा डाटा लाने के लिए मान सकते हैं 1 पीएच आ गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा कुछ भी पीएच आ गया, हमने कुछ अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन लिया। मैंने दूसरे में बोला कि चलो मैंने आपको 0.1 मोलर ही HCl दे दिया, ठीक है, मतलब 1 मोलर आपको मैंने HCl दे दिया। तो 1 मोलर HCl देने का मतलब क्या सर, पीएच हम जानते हैं सर, HCl किस में टूटता है, H+ में प्लस Cl- में। ठीक है, तो सर क्या करेंगे, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ रखेंगे। अच्छा 0.1 मोलर HCl था, तो 0.1 मोलर H+ और 0.1 मोलर Cl-, तो यहां से H+ का कंसंट्रेशन पता हो गया, यहां पे भी पुट करेंगे, आपको 1 की वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से आप जानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आपको एग्जाम में 1 मोलर एसिटिक एसिड दिया, इस पे गौर करना ध्यान से, अगर 1.1 मोलर एसिटिक एसिड दिया, आप क्या करते हो, आंख मूंद के माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ लगा के बहुत बड़ा ब्लंडर और गलती कर बैठते हो, और यहीं से तुरंत पीएच, मतलब 0.1 मोलर एसिटिक एसिड डाला तो तुरंत क्या करते हैं, पीएच निकाला 1 आ गया। हम करते हैं ऐसा, निकाल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ कि सर 0.1 मोलर HCl लिया, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया, पीएच अगर दोनों का निकालेंगे तो सेम नहीं आएगा, तो काहे का HCl और एसिटिक एसिड में कुछ फर्क रह जाएगा क्या, मतलब कोई फर्क नहीं रह जाएगा। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस होगा कि ये सर स्ट्रांग होता है एसिड और ये वीक एसिड होता है, तो इसके उसमें अमाउंट डिसॉल्व करने से ये स्ट्रांग एसिड होने का मतलब पीएच में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, और इसका पीएच थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, इसका पीएच कम आएगा क्योंकि स्ट्रांग एसिड है। तो ये कैसे हमारा कंफ्यूजन दूर हुआ, ठीक है। तो इसका जो कंफ्यूजन दूर होगा, आपको तभी दूर होगा जब आपको यह पता होगा कि आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन लोग होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन होते हैं। तो अगर हम बात करें, यहां पे जो मैंने HCl रख दिया, तो HCl के केस में आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं किया, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला एसिटिक एसिड में रखोगे तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही होता है पार्शियल डिसोसिएशन। मैंने बता दिया ना कि वीक का मतलब ही होता है पार्शियल डिसोसिएशन, मतलब अगर हमने 0.1 मोलर एसिटिक एसिड ले लिया और इसको वाटर में हमने अगर डिसॉल्व कर दिया, तो तुम क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि तुम्हारा जो H+ मतलब ये जो टूटा होगा आयंस में, ये कि पूरा का पूरा एसिटेट में या पूरा का पूरा H+ में टूट सकता है, कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है,
पार्शियल का मतलब ये पूरा पूरा टूटेगा ही नहीं, कुछ अमाउंट टूटेगा, कुछ अमाउंट ही टूटेगा। उस अमाउंट से निकालने के लिए पीएच फिर हम आयनिक इक्विलिब्रियम लगाते हैं। मतलब किसी वीक एसिड का जब हम पीएच निकालने जाते हैं तो हमें आयनिक इक्विलिब्रियम लगाना पड़ता है, लेकिन HCl के निकालने केस में हमें आयनिक इक्विलिब्रियम की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इससे बात में पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग, अभी बताएंगे कौन कौन एग्जांपल होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम आयनिक इक्विलिब्रियम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में हम आयनिक इक्विलिब्रियम का ही कांस्टेंट कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यानी कहो तो पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में हम केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की ही स्टडी करते हैं, स्ट्रॉन्ग से हमारा लेना देना नहीं होता। थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन आता है स्ट्रॉन्ग का, बट मोस्ट ऑफ देम जो मेन आयनिक इक्विलिब्रियम होता है ओनली अप्लाई फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा बताऊं तो मैं अगर जल्दी से आपको बता दूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते कौन है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान सुनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सारे लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब जो जितने भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग कुछ भी हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो, और हो सकता है ये कोई स्ट्रॉन्ग, या स्ट्रॉन्ग ना लगा के बोल दे कोई सॉल्ट हो। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दुनिया का हो, कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो, और कोई भी सॉल्ट हो, तो ऐसे सारे लोगों को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये तीनों लोग वाटर में अगर जाएंगे तो कंप्लीट टूटेंगे, पूरा टूट जाएंगे। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में सारे वीक लोग आते हैं। वीक बोले तो आपका वीक एसिड, अगर हम बात करें तो वीक एसिड और वीक बेस, यानी कि वीक एसिड और वीक बेस आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग एसिड, और हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड हम जानते हैं सर HCl होता है, HBr होता है, HI होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, और भी बहुत सारे एसिड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, दिस। और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करें तो सर आप जानते हो NaOH होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, सर KOH होता है। मतलब इन लोग को जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस, अगर इन लोग को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन। और सॉल्ट तो भैया, सॉल्ट तो मोस्टली हम बात करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में कि सॉल्ट भी 4 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ऐसे भी सॉल्ट होते हैं। और जितने भी सॉल्ट होते हैं इनको भी वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो आप कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। बात समझ में? तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम आयनिक इक्विलिब्रियम करते हैं और स्ट्रॉन्ग के लिए हम आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको मेनली यही आपको बताया कि कौन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और कैसे स्ट्रॉन्ग फाइंड आउट करते हैं और कैसे वीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब याद रखना, कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट टूट जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, और वीक जो होते हैं वो पार्शियल टूटते हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।